बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम तारवाला है और मैं प्रेसिडेंट हूँ सौदागरान यूथ फोरम का, और यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सौदागरान यूथ फोरम यानी SYF को। अभी हम एक छोटा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन SYF का देंगे। उसके लिए मेरे दोस्त हमारे MC मेंबर साद इखलास भाई, आई वुड लाइक टू हैव यू हियर। थैंक यू। रिक्वेस्ट करने के आगे आ जाए क्योंकि पीछे आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ पे नहीं आ रही वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। क्या ख्याल है? सेशन के बाद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सबको आवाज़ आ रही होगी मेरी। मेरा नाम साद इखलास है। सो ऑन बिहाफ ऑफ सौदागरान यूथ फोरम SYF, आई वार्मली वेलकम टू ऑल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, स्पीकर्स एंड पार्टिसिपेंट्स टू दिस वंडरफुल सेशन। एंड बिफोर वी बिगिन, मैं SYF का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा देता हूँ। सो SYF इज़ अ कम्युनिटी ड्रिवन नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म कमिटेड टू एम्पावरिंग यूथ, strengthening community bonds, and creating opportunities for personal, professional, educational, and social development. Over the years, Alhamdulillah, we have launched several initiatives. मैं उनको थोड़ा सा वन बाय वन थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने SYF ब्लड डोनेशन की ड्राइव्स मल्टीपल की हैं इन कोलैबोरेशन विद AMTF, इंडस हॉस्पिटल्स। तो वो एक हमारा एक इनिशिएटिव है जो कि हम फ्रीक्वेंटली उसको कर रहे होते हैं। SYF कार पूलिंग कराची, हमने एक ग्रुप बनाया है कार पूलिंग के लिए, ताकि ख़ास तौर पे इस तरह के जब ऑस्टेरिटी मेजर्स जब करने होते हैं तो ये वाला इनिशिएटिव बड़ा हमारा सक्सेसफुल रहता है। इसके अलावा SYF मीनिंगफुल गैदरिंग्स, जिस तरह से आज आप लोग इस सेशन के लिए हैं, तो हम भी SYF के प्लेटफॉर्म से बहुत से इस तरह की गैदरिंग्स कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो बहुत छोटे फोकस ग्रुप्स होते हैं, बट वो बहुत मीनिंगफुल डिस्कशंस में हम कोशिश कर रहे होते हैं कि यूथ को इंगेज करें। स्पेशली जो कम्युनिटी की हमारी यूथ है उसको इंगेज करने के लिए हम इस तरह की गैदरिंग्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारा एक SYF बुक क्लब है। SYF ब्रॉडकास्ट अभी इतना एक्टिव नहीं है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स का हमारा बल्कि SYF की जो पहचान बनी थी वो हमारा 2012 में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हमने किया था कम्युनिटी का, हमारी पहचान असल में वहाँ से बनी थी। तो हमने मल्टीपल टूर्नामेंट्स क्रिकेट के किए हैं, और इसके अलावा दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हम काम कर रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट हमारा थोड़ा सा पिछले कुछ अरसे से नहीं हो पा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कम्युनिटी का जो डिफरेंट हमारी जो एरियाज़ हैं उसकी हम टीम्स बनाते हैं और उसका एक अच्छा बड़ा टूर्नामेंट करते हैं। तो मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका ऑन बिहाफ ऑफ SYF, HRC, DPSF, और कि आप लोगों ने ज़ाहिर है इस सेशन के लिए टाइम निकाला, और वो भी संडे वाले दिन। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए एक अच्छा और मीनिंगफुल सेशन रहेगा। ओवर टू इब्राहिम भाई। जज़ाकल्लाह साद इखलास भाई। Now we are moving forward for our first technical session, which is on family business management and family constitution. Before that, I would like to thank Chairman DPSF, Saeed Allah Wala साहब। आपकी गाइडेंस, आपकी मेंटोरशिप जब तक इस कम्युनिटी के साथ रहेगी, इंशाल्लाह we will accelerate as a community way faster. So I would like to invite Miss Aisha Anas Iftikhar, so she could take over from here. एक दरख्वास्त है मेरी टेक्निकल टीम से, इस सेशन के बाद जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा तो उसमें प्लीज़ हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होंगे ना, so that people will ask question and answer comfortably. Thank you so much.
Rahim. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible to everyone? Many of you know me from my association with IBA. I'll just give you a brief introduction. I was the founding director of the Family Managed Business Program at IBA, and mashallah say we ran it for a decade or so. And we used to train, empower the next gen. So most of my experience, my forte is working with next gen, understanding how they think, what are their dreams, what are their aspirations, what they struggle with while working in legacy family businesses. So you're a fantastic group, inshallah, a mix of founders. I see a few next gen, and my presentation will not talk about the challenges or the problems. Most advisors are tempted to start from there. Talk about gloom and doom, splits of family businesses. You know all of that. You have seen family businesses splitting, very legacy family businesses splitting, and in a very ugly way. जब ख़त्म होता है सफ़र तो बहुत तकलीफ दे तरीके से ख़त्म होता है. So what I'm going to talk about is also not business. You know how to do business way better than what I can tell you, right? You're on the field, you're practitioners. So I'm not also going to talk about business. Then what am I going to talk about? I will talk about one pillar of family business, which is the family. I will cater to that aspect of the family business, that how we can, through governance, make our families more cohesive, make our families more unified, and whether we work together or not. That's a secondary consideration. हम आगे साथ काम करें या ना करें, वो एक जो है एक सेकेंडरी चीज़ है. लेकिन हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो हमारे बाहमी रिश्ते हैं, वो ख़राब नहीं होने चाहिए बिजनेस की वजह से. सो द पर्पस इज़ द बॉन्ड्स बिटवीन द फैमिलीज़, the bonds between members, they should remain intact even if we choose not to work together. Okay, so in most family businesses, there is this tension. There is an elephant, actually elephants in the room, which no one talks about. And they're brushed under the carpet. So there is unequal effort, but equal pay. Because we're all sons and daughters of the founder, or we're all at a certain peer level. So there's unequal effort and equal pay. And like in the communist system, where everybody, if receives the same benefits, there is no motivation to put in more effort. And human nature is, we always pick what we shouldn't pick. अच्छी चीज़ें नहीं पिक करते दूसरों से कि वो जान मार के काम कर रहे हैं तो यार मुझे भी करना चाहिए, ये नहीं पिक करेंगे. वो 4 बजे गोल्फ खेलने चला जाता है, मुझे 3 बजे चले जाना चाहिए, राइट? सो वी आर ऑलवेज पिकिंग नेगेटिव थिंग्स एंड देन दैट्स अ स्नोबॉल. जब बुरी चीज़ें पिक करते हैं तो वो आहिस्ता 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 इंसिडुअसली बढ़ता जाता है, और वो जब तबाही आती है तो it's not a moment, but it is gradual. जैसे दीमक चाटती है लकड़ी को तो वो आपको बाहर से नजर नहीं आता. It's too late when things happen. So people working for decades hold these resentments inside.
and they don't surface them, because in most family businesses there is no appropriate platform. हम चलते फिरते बात करते हैं, डिनर टेबल पे बात कर ली, दावत में बात कर ली, रैंडमली अगर कहीं जा रहे हैं गाड़ी में बात कर ली. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अनइम्पॉर्टेंट? You need a platform for that. Governance is a fancy word for that platform where everybody can speak, irrespective of कौन founder है, irrespective of कौन next gen है, irrespective of title क्या है. तो governance एक बहुत flashy सा word है for a place which is safe, where when you express yourself and you leave, that will not be held against you. अगर नेक्स्ट जेन ने एक सवाल पूछा तो वो चीज़ आप कतई नज़र इसके कि वो उम्र में छोटा है, ओहदे में छोटा है, वो क्या कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस को, उसके कतई नज़र हम उसके सवाल को इसलिए अहमियत दें कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, वो हमारी फैमिली का फ्यूचर है. हमारा मिजाज जो है वो यही होता है. एंड आई एम ऑल्सो बाय द वे गिल्टी ऑफ डूइंग दिस बिकॉज आई एम ह्यूमन. ठीक है, आई मे बी एन एडवाइज़र, आई मे कंसल्ट फैमिलीज, बट आई एम ऑल्सो ह्यूमन. मेरे बच्चों से पूछे ना कि दे नो व्हाट बटन्स टू प्रेस, कि अम्मा को गुस्सा आ जाए या अम्मा जो है बिखर जाए, तो उनको पता है. हर बच्चे को अपने वालदैन का पता होता है. दे फिगर्ड यू आउट, right? So a safe space where instead of shutting our children down, ये तो मैं नहीं बता, you don't know. I've been running this business for so many years, I know better. Partly, actually, entirely, that is absolutely correct. You know your business. You have seen the ups and the downs and the struggles. You've made this business with your blood and sweat. However, this generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, all these generations want to understand the thought process. They're not questioning you. वो आपको क्रिटिक नहीं कर रहे, वो समझना चाह रहे हैं. They want clarity. हर चीज़ उनको revealed चाहिए. They don't want assumptions. They want to know from day one, what is my career path. अगर आप अपनी इंडक्शन रिकॉल करें, अब जो लेफ्ट साइड समहाउ स्क्यूड हो गई है, जो लेफ्ट साइड है वो अपनी इंडक्शन रिकॉल करे, तो आपको बता दिया गया था कल से आपने दुकान पे आना है, कल से आपने बिजनेस में आना है, कल से आपने फैक्ट्री में आना है. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. आके करना क्या है, बैठना कहाँ है. तो आप आए बिजनेस में, आपने खुद अपनी कुर्सी ढूंढी, आपने खुद काम ढूंढा और आप चलते गए. आज की जनरेशन को पूरा एक मैनेजमेंट ट्रेनी इलैबोरेट प्रोग्राम चाहिए. हम आएंगे कैसे, बैठेंगे किधर, हमारी पे क्या होगी, इस बिजनेस में हमारा क्या है, इट्सेट्रा इट्सेट्रा. सो गवर्नेंस इज अ सेफ प्लेटफॉर्म where these questions are addressed and no one holds a grudge. ये तो बड़ा बदतमीज है, ये तो हर जगह जो है वो कंप्लेन करता है. Things like that don't happen. So now many families, alhamdulillah, mashallah, Allah ऐसे ही रखे, when they're successful, feel भाई गवर्नेंस की क्या ज़रूरत है, ये सारी फैंसी किस्म की मीटिंगें करने की क्या ज़रूरत है. ठीक है, वैलिड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन. बिजनेस इज़ वेरी क्लियर. ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा, मार्केट शेयर है या नहीं है. हाउ डू यू मेजर लव, हाउ डू यू मेजर अलाइनमेंट, हाउ डू यू मेजर ट्रस्ट. ये चीज़ें आप कैसे मेजर करेंगे. कोई है, किसी के पास कोई टूल है, ठीक है, कि हम इसको मेजर करें कि हमारे दरमियान अलाइनमेंट क्या है. क्या हम अपने बिजनेस को फ्यूचर जो देख रहे हैं, आर वी ऑल लुकिंग एट द सेम बिजनेस द सेम वे, आर वी, and or do we even know what
the next gen thinks or my brother thinks, or you know, what is the purpose? ठीक है, बच्चों से हम ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमी बड़ी ख़राब है, टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं, यहाँ तो कोई काम करना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही वो कहते हैं हम बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? जी, चले जाओ। अच्छा, डोंट लुक बैक। बट व्हाई? This is my question to you. Why do you give mixed messages to your children? I have a client जो कि certain departments को deal करते हैं, and you can read between the lines since this is a recorded message, recorded event. So वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को इसमें नहीं डाल सकता. I cannot let my children deal with the departments. So I had to ask him a very tough question, very very tough question. और ये मेरा काम है. Sadly, but since I am from the other gender, female gender, I get away with a lot of things. So मैंने उनको बहुत आहिस्ते से पूछा, मैंने कहा what happens after you? Who's going to do this? सोच में पड़ गए. So we choose to protect our children and we choose to send mixed messages. Mixed messages हम भेजते हैं अपने बच्चों को. बहुत बुरा हाल है, बहुत इकोनॉमी ख़राब है, ये है ये है ये है, लेकिन जो लाइफस्टाइल हम यहाँ जी रहे हैं, जिस तरह की अच्छी ज़िंदगी हम यहाँ जी रहे हैं, वट एवर द डेफिनेशन ऑफ अच्छी ज़िंदगी इज़ टू यू, कैन यू सस्टेन दैट आउटसाइड ऑफ द फैमिली बिजनेस? क्या कोई स्टार्टअप है ऐसा जो उसको सस्टेन कर सके डे वन से? क्या बाहर आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप सस्टेन कर सके? Question mark. It's a question. I leave it to you. So family business in itself is a paradox. It's an oxymoron. Family, business. Family is about love. Business is about taking advantage. जब किसी से एडवांटेज लेते हैं ना तो बिजनेस करते हैं. आप अपना प्रॉफिट रख के बिजनेस करते हैं ना, तो आप एडवांटेज लेते हैं, ठीक है? बट फैमिली इज अबाउट लव, फैमिली इज अबाउट मैग्नानिमिटी, फैमिली इज अबाउट जेनरोसिटी, एंड बिजनेस इज कट थ्रोट, बिल्कुल शार्प, कोई रहम नहीं है, और फैमिली में रहम दिली है. सो मोस्ट इश्यूज, मोस्ट चैलेंजेस कम अबाउट जब ये दोनों सिस्टम्स मिक्स होते हैं. सुबह वालिद साहब बॉस हैं, शाम को अब्बा हैं तो अब्बा ना, राइट? सो विच हैट आर यू वेयरिंग, राइट? सो जब छोटा फैमिली बिजनेस होता है, यानी वालिद साहब हैं, बच्चे हैं, चीज़ें चल जाती हैं. ये जो पैराडॉक्सेस हैं आप मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज एक शेयर होल्डर है, उनका बिजनेस, उनकी मर्जी, ठीक है? वेरी सिंपल. तो उस वक्त आपको कॉन्स्टिट्यूशन और ये फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, काम चल रहा है. कम सेकंड जनरेशन, उस वक्त भी वालिद साहब इज कॉलिंग द शॉट्स, तब भी चल जाता है. व्हाट हैपन्स व्हेन द किड्स कम इन, एंड a very very behind the scenes element is the wives that come with them, ठीक है? So इस वाले discussion में I am this side, even though our gender is the same for the ladies, but I'm on this side. कहीं ना कहीं impact ख़वातीन का बहुत ज़्यादा होता है फैमिली बिजनेस सस्टेनेबिलिटी में, ठीक है? So something that is said continuously will appear to be the truth, चाहे वो फैक्ट है या फैक्ट नहीं है. आप इतना काम करते हैं, आप ही सब कुछ देख रहे हैं, आप ही का सारा वो है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो दोपहर को जाता है, वो तो शाम को जाता है, वो तो हर वक्त ट्रिप्स पे जाता है. ये क्या है? Slowly, slowly, slowly these things come about. So again,
In a sense. Again, it's not poor intent, I think, but it is lack of information. So see, in my family, how it is split is, in my family business, how things are split. Since I am a working professional, I understand. But maybe, my sister-in-law cannot understand the complexity of the business and how the brothers have divided their responsibilities. She can't understand. So what she sees is only to the extent of her husband. That's why we need a platform where we talk, where we align, where we bring all members and generations together. So family logic, एक example है of a family that I worked with. The daughter came back from another country, and the son-in-law lost his job and was struggling. So this gentleman thought, why not? I support my daughter by giving both of them employment. ठीक है, आप वैसे ही पैसे दें, उससे तो बेहतर है ना आप नौकरी दे दें. ठीक है, बेटे को कंसल्ट नहीं किया या एडवाइस नहीं ली या डिस्कशन नहीं हुआ. ठीक है, ये फैमिली लॉजिक है. मेरा बिजनेस है, मेरी बच्ची है, मैं ले आता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है. बट दैट फैमिली लॉजिक क्लैश्ड विद द बिजनेस लॉजिक. भाई इनको तो काम आता नहीं है, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है पर से फॉर MBA क्वालिफिकेशन, या जो दामाद साहब थे उनको वो स्पेशलाइज्ड जो डिपार्टमेंट दिया गया था उसकी नॉलेज नहीं थी. झगड़ा, आपने कैसे कर दिया. ठीक है, सो अगेन फैमिली लॉजिक, बिजनेस लॉजिक कोलाइड बिकॉज देर आर टू सिस्टम्स and one business, and both of them are paradoxical. So the cracks start where there is less clarity. जहाँ भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट और क्लियर नहीं होती वहाँ पे assumptions आते हैं. जब assumptions आते हैं तो बदगुमानियाँ बढ़ सकती हैं. मेरी मर्जी में जो भी सोचूं, सोच पे तो कोई कैद नहीं है. ठीक है, जब चीज़ें क्लियर नहीं होती तो फिर assumptions आ जाते हैं. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लियर रोल्स and even discussions about the process of succession. You don't have to name a successor. You don't have to name a successor. ठीक है, but you have to outline the process. What is the process? How do we decide who qualifies to lead the company? When do we decide? What happens if the successor is not performing? इस पे तो कोई फैमिली बिजनेस बात करने को तैयार ही नहीं है कि नॉन परफॉर्मिंग फैमिली मेंबर्स का हमें क्या करना है. देखें, मैं दोबारा से आई विल रीइटरेट, फर्स्ट जेन सेकेंड जेन में चूंकि फाउंडर होते हैं साथ तो मसला नहीं होता. ठीक है, लेकिन जैसे ही कजन कंसोर्शियम में आते हैं तो आपके प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं. मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं, अक्सर कहते हैं, अपने बच्चे का तो रोना भी बहुत अच्छा लगता है. अपना बच्चा कभी बुरा नहीं लगता किसी को भी. बड़े कम लोग होते हैं जो ऑब्जेक्टिवली उसको देखते हैं या एक ब्रॉडर पिक्चर को देखते हैं. इट्स नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट. वी आर ह्यूमंस, आवर चिल्ड्रन आर एन एक्सटेंशन ऑफ अस, सो ऑब्वियसली वी आर मोर इंक्लाइंड towards them. And when the third generation comes, आपने नोट किया होगा, वो भाई या वो कोवर्कर जिसके साथ आप घंटों गुजारते थे, many a times वो एक शिफ्ट आ जाता है जिसमें आपका बेटा या जो भी XYZ है वो रिप्लेस हो जाते हैं फ्रॉम दैट. सो और दूरी आपकी सेकेंड जेनरेशन में बढ़ जाती है. Okay, so this is the slide that we have to talk about in detail. 4 tools
that are very relevant. एक इसमें और tool भी है family office का, but I'm not taking it up on purpose today because it would be a little complex. So first thing is family constitution. Anybody would like to tell me what is a family constitution? Anybody from the audience? Give it a shot. आजकल बड़ा बज़वर्ड बना हुआ है ये, हर पत्थर के नीचे से एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन निकल रहा है. एनीबडी? When there is a time when you delegate the different roles to different members of the family. Okay, that's one part. Anyone else? Discipline to continue business. This is discipline to continue the business. Excellent. When we decide how we will work today and in the future. When we decide how to decide when we will work today, how will we work today and in the future. So we leave nothing to chance. We don't leave any assumptions. इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जी फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा क्या है, अफादियत क्या है और हम ये इतना बड़ा प्रोसेस क्यों करें. देखें, प्रोसेस आपके अपने ऊपर है. यू कैन हैव अ 50-page कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन हैव अ 3-page कॉन्स्टिट्यूशन, अप टू यू. कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क का भी है वैसे, है ना? है. सो यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स. मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी मर्जी, आप 3 पेज का बनाएं, 2 पेज का बनाएं, 1 पेज का बनाएं. इट्स द प्रोसेस दैट मैटर्स. सो मेनी पीपल आस्क मी, और मैं उनसे ये कहती हूँ, जापानीज फैमिली बिजनेसेस का बड़ा चर्चा है कि वो जी 1400 साल पुरानी फैमिली बिजनेस भी है. हम तो 14 नस्लों का नहीं सोच पाते, वो 1400 साल से 40, 50, 44, 45 जनरेशन्स तक वो फैमिली बिजनेस चल रहा है. ठीक है, क्यों? मैंने ये सवाल अपने एक कोलीग से पूछा जो उनके साथ काम करते हैं, जापानीज़ के साथ. तो उन्होंने कहा जी उनके यहाँ ना बड़ा क्लियर है, प्राइमोजेनेचर, यानी सबसे बड़ा जो बेटा होगा वो सक्सेसर बनेगा. ख़त्म, क्लियर. 44 जनरेशन से या उनकी पूरी सोसाइटी में इस पे बड़ी क्लैरिटी है, इस पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है. अब मेरा दूसरा सवाल आया, व्हाट इफ दैट बॉय डजंट हैव और दैट गर्ल डजंट हैव मेरिट? लॉजिकल क्वेश्चन है ना, भी जो भी होगा वो बनेगा. उन्होंने कहा देखें, बनेगा तो वही, लेकिन उसके साथ एक शैडो CEO होगा जो कंपनी को असल में चलाएगा, क्योंकि उस बेटे में या उस सक्सेसर में इतनी ह्यूमिलिटी है कि वो जाने कि वो इसका अहल नहीं है. सो दिस इज हाउ दे हैव सॉल्व्ड द सक्सेशन पजल. आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट. मैं ये नहीं कह रही ये सही है, बहुत अच्छा है, ये मैं नहीं कह रही. आई एम नॉट सेइंग दिस. सॉरी, वो कैसे? क्योंकि फैमिली बताएगी. देखिए 44 जनरेशन से वो चला रहे हैं, 1-2 जनरेशन्स की बात नहीं है. ये मेरा सवाल था, क्योंकि मेरा यही काम है रिसर्च करना, व्हाट मेक्स फैमिली बिजनेसेस सस्टेन इस कल्चर में, उस कल्चर में. यूरोप में ज़्यादा है टेंडेंसी, जापानीज़ बड़ी पुरानी है, कोरियन भी हैं. तो ये मेरा सवाल था कि लिंक्डइन पे मेरी बहुत सारे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ से लोग हैं, जापानीज़ कोई नहीं मिल रहा था. तो मैंने ये सवाल पूछा अपने एक कोलीग से, ऐसा क्यों है, ये क्या ऐसा करते हैं? और भी रीजंस थे, देयर वर अदर रीजंस आल्सो, बट वन रीजन टू सॉल्व द सक्सेशन व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू इज कि उन्होंने एक असूल तय कर दिया एज अ कल्चर. ये कल्चरल बात है. अगर आप जापानीज सोसाइटी को देखें तो वो बड़ी एक तरह की सोसाइटी है. देयर इज़ नो अदर सोसाइटी लाइक देम. और इसीलिए उनके लिए बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि इमिग्रेशन, उनकी नस्ल ख़त्म हो रही है और वो इमिग्रेशन खोलें ना खोलें, बिकॉज उनके एक बड़े नॉर्म्स हैं अपने सोसाइटी के, बड़े एक तरीके हैं जो कोई और शायद उसको एब्जॉर्ब ना कर सके.
So the point I'm driving forward is that without governance, the same discussion can happen over and over again. When you decide that this is how it will be, you have saved yourself a lot of time and a lot of effort. अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया कि जो बच्चे बिजनेस में आएंगे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के हवाले से, जो बिजनेस में बच्चे आएंगे दे नीड टू हैव अ ग्रेजुएट डिग्री. सो ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली नो कि ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पक्की नहीं है. या कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में ये भी होता है कि यू हैव टू कम्पीट विथ नॉन फैमिली मेंबर्स. आपको 10% 15% मार्जिन मिलेगा बिकॉज यू आर अ फैमिली मेंबर, इससे ज़्यादा नहीं. जो बड़ी फैमिली बिजनेसेस हैं इवन पाकिस्तान की, उनका बड़ा क्लियर एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया है. यू हैव टू वर्क फॉर एन एमएनसी, यू हैव टू स्पेंड 5 years आउटसाइड द बिजनेस. दिस इज देयर डिसीजन. मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छा है या बुरा है, ना मैं जापानीज को कह रही हूँ बहुत अच्छा है, ना मैं कह रही हूँ कि बहुत बुरा है. आई एम जस्ट टेलिंग यू, शेयरिंग विथ यू दैट दिस इज वन वे दे हैव चोजन. यू कैन चूज योर ओन वे. आपकी फैमिली के क्या डायनामिक्स हैं, आपकी फैमिली का क्या तरीक़ेकार है, क्या हिस्ट्री है, लुकिंग फॉरवर्ड आप क्या करना चाह रहे हो, इट्स योर बिजनेस, योर डिसीजन. आई कैन ओनली शो यू दैट मे बी इट वोंट वर्क. जो चॉइस आप बना रहे हैं वो शायद चॉइस प्रैक्टिकली बिजनेस को डैमेज करेगी, मैं ये आपको बता सकती हूँ, लेकिन बिजनेस आपका है. आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, राइट. अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है फैमिली काउंसिल. इस पे बात नहीं होती और मेरे ख्याल से फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस दिस इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन आपने बना दिया, आपने कैबिनेट में डाल दिया. हाउ विल यू मेक श्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड? उस पर अमल दरामद कैसे होगा? ये डॉक्यूमेंट तो आप बना सकते हैं बड़ा फैंसी सा, आपके बच्चे हैं उनको आप घर जाके असाइनमेंट दें, भाई हमारी फैमिली ऐसी ऐसी है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दो. एआई आपको 3 मिनट में बना के दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं, या शायद 2 मिनट में बना दे तो वो बन के आ जाएगा. बट द रियल वर्क इज कि उस पर अमल दरामद कैसे कराएं. हाउ डू यू मेक श्योर दैट फैमिली मेंबर्स फॉलो व्हाट इज रिटन. और एक चीज़ माजरत के साथ जो बड़ी मैं तल्ख कहने वाली हूँ, अपोलोजाइजिंग इन एडवांस, कि बड़े उसको फॉलो करें. जो हमने तय किया है वो बड़ों से शुरू होता है. यू हैव टू लिव द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द टॉप डाउन, नॉट फ्रॉम द बॉटम अप. सही है? सो आई कांट टेल माई सन टू कम टू वर्क. बड़ी क्रूड मिसाल है. आई कांट टेल माई सन टू कम टू वर्क व्हेन आई डोंट कम, राइट? सो दिस इज, यू हैव टू वॉक द टॉक. फैमिली काउंसिल का मैंडेट है टू डेवलप अलाइनमेंट. अब हम माशाल्लाह दिल्ली वाले हैं. आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ दिल्ली वाली देन यू. आई एम नॉट फ्रॉम सौदागरान बट नेवरदलेस आई एम अ दिल्ली वाली. सो वी मीट अ लॉट. हम बहुत मिलते हैं, इवेंट्स में भी मिलते हैं, हमारे यहाँ खाना पीना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होती है. बट दैट इंगेजमेंट is not for the purpose of developing relationships or developing the next gen. There is no agenda to it. ठीक है, मिले, आए, खाए, पिया, मुलाकात हो गई, घर चले गए. तो काउंसिल का एक मैंडेट होता है. दैट मैंडेट इज टू हैव फन. फर्स्टली, ये जेंजी बैठी हुई है, पहले मैं फन की बात कर लूँ. टू हैव फन, टू एजुकेट, एंड ऑल्सो for grievances, any grievances, any concerns, any issues. जो हमने शुरू में टेंशन की बात की थी, ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने अपनी बात रखनी है. ये 2 लोग बात करें, ये 2 लोग बात करें, ये 2 लोग बात करें एक तीसरे के बारे में, that does not solve the problem. And this is what we do.
एज अ कल्चर हम किसी के मुतल्लिक सारी बातें सारी दुनिया से कर लेंगे सिवाय उसके जिससे हमें करनी चाहिए थी एज अ कल्चर. ये कोई एक फैमिली की बात नहीं है, क्योंकि हम डरते हैं. मैंने भी रिसेंटली एक मिनी सर्वे करवाया था कि व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डेवलपिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो 80% पीपल सेड कि भाई हमें डर लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे. सो वी प्रेफर टू बी द ऑस्ट्रिच दैट बेरीज हिज हेड इन द सैंड रादर देन डील विथ थिंग्स. क्योंकि जब आप डिसाइड करते हैं ना फिर फाइनली कि चलो हम जी बैठते हैं बात करते हैं, तब ट्रस्ट लेवल इतना लो हो चुका होता है. और ब्रांच थिंकिंग क्या है? एक बेटे के बच्चे एक बेटे के बच्चे एक भाई के बच्चे एक फैमिली बन गई. सो 3, 4, 5 ब्रांचेस. सो द ब्रांच थिंकिंग प्रीवेल्स रादर देन one holistic single minded way to think, and that's when it gets problematic. So don't wait for that to happen. पहले से ही आपका एक, and this requires work. Family business sustainability continuity requires a lot of hard work. बहुत मेहनत का काम है ये, आसान नहीं है. दिल जोड़ना, लोगों को साथ लेके चलना ईजी नहीं है. ठीक है. एनीथिंग ऑफ वैल्यू दैट ग्रोज, नेचर हमें यही बताता है ना, एनीथिंग ऑफ वैल्यू दैट ग्रोज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. रात की रानी उगाना मुश्किल काम है. वीड्स उगाना बहुत आसान है, कहीं भी उसको जगह मिली, पानी मिला, धूप मिला, वो उग गया. बट इट्स नॉट ऑफ वैल्यू. सो काउंसिल बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना विदाउट अ काउंसिल, इट वोंट वर्क. मैं आज आपको बता देती हूँ, इट विल नॉट वर्क. बिकॉज वो होगा यही कि फाइल हो जाएगा, जो नए बच्चे आ रहे होंगे या जो फैमिली होगी, किसको याद रहता है हमने क्या अग्री किया था, राइट? सो यू नीड अ काउंसिल टू हैव दैट आइटरेशन. ओके, नेक्स्ट BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जनरली जो होता है, आई कांट स्पीक फॉर एवरीबडी, बट मोस्ट ऑफन what we do is management meetings. We don't do board meetings. Board में और management में फ़र्क ये है कि you are accountable to somebody. You are accountable to the board. आपने डिसाइड किया पिछले साल हम इतना ग्रो करेंगे. मेरा बिजनेस मैंने नहीं ग्रो किया, कौन पूछ सकता है मुझसे? Can anyone ask me? No. कोई नहीं पूछ सकता. बट इफ यू वॉन्ट टू ग्रो, इफ यू वॉन्ट टू स्केल, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल. इट्स हार्ड, इट्स वेरी हार्ड. मेरे बिजनेस के बारे में मुझसे कौन पूछेगा, राइट? मैंने गलत किया, सही किया, हो सका, नहीं हो सका, क्योंकि हमारा ज़ाहिर डायनामिक नेचर है. हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी वोलेटाइल किस्म की हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. सो इट्स हार्ड, बट वी नीड टू हैव अ बोर्ड वेयर वी कैन हैव अकाउंटेबिलिटी. ब्रिंग इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ये बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, बहुत ज़्यादा. हमारी बिजनेस सीक्रेट्स चली जाएंगी, इनको पता चल जाएगा हमारे पास कितना पैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो टेक इट स्लो. ज़रूरी नहीं है पहले दिन आप एक बोर्ड डायरेक्टर ले आएँ. और मैं आपको बताऊँ, एक टिप दे रही हूँ. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको वो काम करके देगा जो एक कंसल्टेंट आपको लाखों करोड़ों में चार्ज करेगा. सो दिस इज अ टिप फॉर यू. हैव समबडी ऑफ मेरिट, of qualification from your industry, who is not your competitor obviously, on the board, who can give you fresh perspective, who can add value to your business. Sounds hard? Is it? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. But look at the PSX, look at 90% of the companies which are family owned. वो क्या कर रहे हैं? फैमिली ओन्ड कंपनीज हैं, कुछ आपकी कम्युनिटी से भी होंगी यकीनन, ठीक है?
वो क्या कर रही हैं? वाई आर दे दैट बिग? बिकॉज देखिए, हम सबकी कैपेसिटी है, as families, as individuals, we have to recognize that. हम वहीं तक बिजनेस को लेके जा सकते हैं जहाँ तक हमारी सोच है. कभी हमें फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए, वी नीड फ्रेश एनर्जी, इनर्शिया आ जाता है. फिर एक सर्टेन एज के बाद आप में एक जुस्तजू भी कम हो जाती है टू स्केल. लास्ट, एंड दिस इज फॉर माई नेक्स्ट जेन, दिस इज नॉट अ साइड आइटम ऑन द बुफे. ये साइड की डिश नहीं है, दिस इज द मेन कोर्स. ये सारी एफर्ट बिजनेस को डेवलप करने की हम क्यों कर रहे हैं? फॉर द नेक्स्ट जेन. What is the sentiment like in your community? Do the next gen want to join? Are they joining, or are they doing their startup thing? Anybody would like to answer? या ये sensitive question है? Sensitive question है? Okay, ठीक लेने दें. Depends on the families. Okay, it's mixed. Sorry? क्वेश्चन मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्या टेंडेंसी है? डू दे वांट टू जॉइन द लेगेसी बिजनेस, या वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं? क्या है? आर दे लाइक वांटिंग टू जॉइन, और दे वांट टू हैव देयर ओन थिंग? सॉरी? जी नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट जेन जो है वो, अगेन मैं अपना बता देती हूँ, द फैमिलीज दैट आई वर्क विथ, ठीक है, ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है. नेक्स्ट जेन डोंट वांट टू जॉइन, दे वांट टू स्टे अवे, एंड लेट्स एड्रेस दिस हेड ऑन. ठीक है, दे डोंट, एंड इट्स ओके, बिकॉज दे विल डू मोर डैमेज joining without their heart in it than if we force them. So how do we address this? We address this when they're very little, not when they've grown up. और ये मैंडेट है फैमिली काउंसिल का कि हमारे सारे ख़ानदान के जितने बच्चे हैं, सारे मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, जितने बच्चे हैं, उन सब की करियर काउंसलिंग किसकी जिम्मेदारी है? फैमिली काउंसिल की जिम्मेदारी है. उनको एजुकेट करना, उनकी पाथ बनाना. सो फैमिली काउंसिल इज योर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ द फैमिली. ये मेरे बच्चे हैं, इनकी ये इंक्लिनेशन है, ये इनका पर्सनालिटी प्रोफाइल है. अब आप एक्सट्रोवर्ट को फाइनेंस में डाल दें या इंट्रोवर्ट को सेल्स में डाल दें, रबिश. एंड दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे लेगेसी बिजनेसेस होते हैं या देसी वे ऑफ डूइंग थिंग्स होता है कि जो जगह फारिग है आ जाओ, तुम बैठ जाओ. सो दैट डज नॉट वर्क. दिस इज एन एरा ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड वी हैव टू चेंज एंड अडेप्ट. मौला अली का कॉल है ना कि डोंट रेज योर चिल्ड्रन एज पर योर टाइम, रेज देम एज द करंट टाइम. सो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल. We have to give them opportunities and bring them into the fold of family business. अगर उनको स्टार्टअप करना भी है तो वो हम अपने ही फोल्ड में उनसे करवा लें, ठीक है. एंड वी स्पीक वेल ऑफ आवर बिजनेस. So many times fathers approach me that my son does not want to work, and my first question to the son is, how do you intend to sustain your lifestyle outside of the family business? And bang, boom, masla hal. And then I sit separately with the father and then talk to them alag se. So जो typical issues होते हैं वो family businesses के, next gen के, I've been dealing with that for a decade plus now, and they're not being unreasonable. Really, they're not being unreasonable. It's just that they want more clarity. They want things to be more clear and spelled out. That's just the difference. And we have to do that together with the family council.
Okay, so quickly, Constitution is a document that we create where we spell out how we will work together now and in the future. Next is your next building block is the council, where we keep business separate from family and we focus on raising the skill level of the family as a whole. इसमें एजुकेशन भी आ गई, इसमें ग्रूमिंग भी आ गई, इसमें डेवलपमेंट भी आ गई, हर बच्चे की, हर बड़े की. And I would say all of us, irrespective of age, we can all learn. We can all uplift ourselves, we can all change. So, ठीक है, this is, the mandate is next gen, but we can do it for everyone. This is the board. Mentorship, I can't emphasize enough. Children need the presence of their elders. You have to sort of, जैसे हम पौधे को बचाते हैं, उसको नरिशमेंट देते हैं, एक एक पत्ते के ऊपर फोकस करते हैं. कितने लोग गार्डनिंग करते हैं यहाँ पर? Anybody gardens? Hi? Okay. So you have to pay attention. You have to really focus. And that's what mentorship does. So final slide for you is, after you go home today, this is my request to you, start thinking. You don't have to get a fancy consultant. You don't have to get fancy external help. If you want to, you can. Mana nahi hai. But you can do this. By the way, after I leave from here, I'm going to my own family meeting. हमारे घर की meeting भी है after this session, post lunch. So start from there. What are your children's dreams? What does your spouse think? What does the larger family think? So do that, and this is where Barrister Vishal comes in. Some problems cannot be solved with education, they require therapy. Some problems can be solved with governance, and some problems we will invite Barrister Vishal for. Yeah? So I'm leaving my contact with you. If there is any conversation that you'd like to have one-on-one, you have my email, Ibrahim has my contact details. It was wonderful speaking to you as a group. And I'm so happy that your community is progressive to have these conversations, and to come on a Sunday morning, leaving your rest and leisure or maybe golf, and sitting down and listening to speakers and investing time on the sustainability of your family business. Thank you very much. You've been a lovely audience. Thank you so much, Madam Aisha Anas Iftikhar. Now we are moving forward for our second technical session, that is on alternative dispute resolution, ADR and mediation services, which has to be presented by Barrister Vishal Shamsi. There is an important announcement कि question answer session जो है उसके बाद हम combine कर लेंगे. So if anyone have a question regarding family business, so they can ask in the Q&A session at the end. Thank you so much. Over to you, Vishal. अस्सलाम वालेकुम. अगेन जो आयशा ने कहा मैं उसको रिपीट करूँगी. शुक्रिया. संडे के दिन आप लोग सब आए और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला इस सेशन के लिए, तो वो आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स. उसके साथ लवली खाना भी अरेंज किया है DPSF और SYF ने, सो उसके लिए भी थैंक यू.
लंच, आई मीन ब्रेकफास्ट, सॉरी मतलब लोग ज़्यादा ना रुक जाएं. अच्छा, कहते हैं कि जैसे अगर इंसान बीमार होता है तो बीमारी से बचने के लिए कुछ एहतियात की ज़रूरत होती है. आप कोशिश करते हैं कि हमारी फैमिली में ये इशू आते हैं, या आप किसी से सुनते हैं कि इनके घर में हार्ट का कंडीशन है या इनके घर में डायबिटीज़ है, तो हम भी वही एहतियात करें ताकि हमारे साथ वो ना हो. एंड दैट वाज प्रीटी मच द फर्स्ट पार्ट जो आयशा ने कवर किया, कि बीमारी से हम बच जाते हैं, हम वो चीज़ें कर लेते हैं कि हमें ये मसले ही ना हो. हम एक सिस्टम बनाते हैं, एक फैमिली काउंसिल बनाते हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि हमें सक्सेशन का मसला ही ना हो, कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे बच्चे जो हैं मेरे बिज़नेस को अच्छी तरह रन कर सकें. लेकिन ये तो अब हमें नॉलेज आई है, जैसे आयशा ने बोला, अब हर जगह से, हर पत्थर के नीचे से एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन निकल रहा है. कुछ बिजनेसेस और ज़्यादातर बिजनेसेस हमारी कम्युनिटी में ऐसे चल रहे हैं जिनके कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बिजनेसेस के कोई स्ट्रक्चर नहीं है. आवाज़ नहीं आ रही? सबको आ रही आवाज़? मैं बगैर माइक के भी चीख सकती हूँ. ओके, तो ये तो पहला हिस्सा था कि बीमारी ना हो, ठीक है. लेकिन अगर बीमारी हो गई तो फिर क्या करेंगे? फिर आप आएंगे डॉक्टर के पास, और हम हैं वो डॉक्टर जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द टेक्निकल सेशन जो है. तो आप लोगों ने रिलायंस ग्रुप के बारे में सुना होगा, सुना है? किसने नहीं सुना? यहाँ अंबानियों को, जिनकी बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, उसमें किम कार्दाशियन, जस्टिन बीबर सब आते हैं, सबने सुना है उनके बारे में. तो कहानी शुरू होती है, इनका नाम मैं भूल जाती हूँ, धीरू भाई अंबानी से. धीरू भाई अंबानी साहब जो हैं वो बहुत मेहनती आदमी होते हैं. वो अपना एक टेक्सटाइल के बिज़नेस से शुरू करते हैं और फिर वो एक बेहतरीन एम्पायर बना लेते हैं. तो जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, वो बहुत खुश अपने 2 बेटों के साथ हैं, मुकेश और अनिल. और धीरू भाई ने जो है वो अर्ली 2000s में एक ग्रुप बनाया होता है जो कि तकरीबन हर इंडिया की बड़ी इंडस्ट्री को केटर कर रहा होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, यानी आप सोच नहीं सकते, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मीडिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स उनकी इंडस्ट्री होती है. फिर धीरू भाई कहते हैं, आग लगी बस्ती में, मैं चला और मेरे 2 बच्चे, अब वो जाए. उन्होंने वो आयशा की कोई प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं की होती है, उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया होता, कोई विल नहीं बनाई होती. अब क्या करें? अब 2 भाई हैं और बिलियंस की जो है वो इंडस्ट्री है. यानी उस वक्त जो वैल्यूएशन थी जब इनका इंतकाल होता है, 25 to 30 बिलियन US डॉलर्स की उनकी इंडस्ट्री थी, जो कि इन्होंने सक्सीड करनी थी 2 भाइयों ने, मुकेश ने और अनिल ने. अब जैसे आयशा ने भी थोड़ा टच किया कि हर बच्चे का अपना एक स्किल होता है, अपनी एक सलाहियत होती है. कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, किसी की किसी फील्ड में फोर्टे होता है. तो इसी तरह जो इश्यूज़ थे वो ये थे कि मुकेश भाई जो थे वो ऑपरेशंस गाय थे, और आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशंस गाय और फाइनेंस के जो लोग होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं. ऑपरेशंस जो होते हैं वो हैंड्स ऑन होते हैं, वो कहते हैं हम जाके देखेंगे ये क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहा, जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके देखेंगे. उनकी डीलिंग जो होती है वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स, इनसे होती है. और फिर एक होते हैं एक फाइनेंस गाय या कस्टमर गाय, जो कि फेस होता है, इसकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है. वो कहते हैं आओ मेरे उसमें पैसे लगाओ. स्मूथ टॉक करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो बात करते हैं कहते हैं जी जी सर, यार ये तो ज़बरदस्त उसने आइडिया दिया है, $multi-billion का. चाहे उसको ये नहीं पता होगा कि उसकी कंपनी में किस तरह क्या चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, बट उसको बेचना आता होगा और वो सब कुछ बेच देगा. तो 2 किस्म के टेम्परामेंट थे और 2 भाई थे, मुकेश और अनिल. मुकेश जो है वो बड़े भाई और अनिल जो है वो छोटे भाई. कॉर्पोरेट कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब डिस्प्यूट सामने आया तो पता चला कि असल इशू क्या क्या थे. पहला ये था कि कॉर्पोरेट कंट्रोल किसके पास होगा. ज़ाहिर है बड़ा बेटा है, आयशा ने भी इस पर टच किया कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सबसे बड़ा बेटा ही इस केपेबल हो, लेकिन यूजुअली हमारे जहन में सक्सेशन की जब बात आती है तो ये होता है बड़ा बेटा होगा. बेटियों को तो काउंट ही नहीं करते, वो तो अपने घर जाएगी. लेकिन हालांकि कभी कभी बेटियां जो है वो बेटों से ज़्यादा समझदार और सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल होता है ऐसा. लेकिन जैसे सैमसंग में
जो अब उसकी जो CEO चेयरमैन है सैमसंग ग्रुप की, वो उनका बेटा नहीं है, उनकी बेटी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि जिसमें औरतों ने सक्सीड किया है, बट खैर इनकी 2 बहनें भी हैं जिनका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन 2 भाइयों में ये झगड़ा होता है कि ऑटोमेटिकली चेयरमैन बनते हैं मुकेश भाई और वाइस चेयरमैन बनते हैं अनिल भाई। दोनों में ऑब्वियसली झगड़े आहिस्ता आहिस्ता शुरू से ही शुरू हो जाते हैं। यानी 2002 में अगर उनका इंतकाल होता है तो 2002 के एंड में ही बयानात ऐसे आने लग जाते हैं कि बड़ा भाई कह रहा है कि हमारे इंटरनल मसले हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बिजनेसेस जो है वो सिर्फ मालिक नहीं चला रहा होता, उसमें इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उसमें वो वेंडर्स भी होते हैं। वो कहते हैं यार ये तो लड़ लेंगे, हमारे काम का क्या होगा, हमने तो इनको माल दिया हुआ था बनाने के लिए, नहीं बनाया क्या होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आइडिया हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, मुकेश भाई ने कह दिया तो कह दिया, अनिल को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, किसने क्या फ़ैसला लिया। आहिस्ता आहिस्ता छोटे भाई का रोल जो है वो कम होने लग जाता है। इसी तरह ओनरशिप और मैनेजमेंट राइट, मालिक तो दोनों हैं 50-50। जैसे शेयर होल्डिंग की बात जहाँ तक आ रही है, नंबर्स में तो सेम आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ही नहीं है। उनको पता है कि वो मालिक है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कंपनी किस तरह चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता फैसले छुपाए जा रहे हैं। वो भाई क्या कर रहा है वो इस भाई को नहीं पता चल रहा, वो भाई क्या कर रहा है इस भाई को नहीं पता चल रहा। फिर टेलीकॉम और एनर्जी जो उनका जो मेजर बिजनेस है, जो कि आप लोगों को पता होगा, रिलायंस मोबाइल वगैरह, उसमें जो है वो गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स होने लग जाते हैं, वेंडर एग्रीमेंट्स होने लग जाते हैं, एसेट्स बिक रहे हैं, एसेट्स ख़रीदे जा रहे हैं। क्या फ़ैसले हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है दोनों को आपस में, और दोनों जो है वो अपने अपने तरीके से इसको डील कर रहे हैं। आगे नहीं जाए। स्केल ऑफ द डिस्प्यूट ये है, मतलब सिर्फ ये बताने के लिए कि सिर्फ 2 भाई हैं टेक्निकली, लेकिन उसमें पूरी इंडिया की इंडस्ट्री चल रही है। यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जामनगर में मैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज विद मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर एक भाई ने गुस्से में आके बोर्ड मीटिंग से एग्जिट कर दिया तो शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। मतलब इस हद तक सिर्फ 2 भाइयों के डिस्प्यूट की वजह से इंडिया इज़ बीइंग अफेक्टेड, द इंटायर कंट्री ऑफ मिलियंस इज़ अफेक्टेड। ग्रुप वैल्यूएशन 25 to 30 बिलियन है, फैमिली स्टेक जो है वो 40 to 50 है। मतलब इतना ज़्यादा है कि हर फ्रंट पेज पे जो है वो इनकी खबरें आ रही हैं कि 2 भाई लड़ रहे हैं, 2 भाई लड़ रहे हैं, शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं। इन्वेस्टर की जो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो रहा है, वो कह रहे हैं यार हम अपने शेयर्स निकाल लेते हैं, ये तो पता नहीं क्या होगा। तो जो बेचारे जो इनके वालिद साहब ने बनाई थी, उन्होंने अपनी गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने कोई सक्सेशन प्लान ही नहीं छोड़ा, उन्होंने जो है वो तकरीबन पूरे मुल्क को जो है उस पर लड़ा दिया बेसिकली। फिर आती है उनकी वालदा, जो कि अभी हम औरतें वुमेन इन लीडरशिप रोल्स की बात कर रहे थे। उनकी वालदा ने बोला कि मैं सॉल्व कराती हूँ, क्योंकि उनके बच्चे किसी और की बात तो सुनेंगे नहीं जब अम्मी बिठा के सुनाती हैं। और ये इसमें फैमिली काउंसिल का भी एक थोड़ा बहुत हिस्सा आता है कि कभी कभी एक्सटर्नल मीडिएटर की ज़रूरत होती है और कभी कभी इंटरनल ही कोई समझा दे, क्योंकि और किसी की बात वो सुनने के लिए वो सब बोलते हैं हम इतने बड़े बिलियनर, हम क्यों किसी की बात सुनेंगे, ये क्या हमें बताएं। तो उनकी वालिदा ने बैठ के फिर एक सेटलमेंट जो कि लार्जली प्राइवेट था, बाद में ज़ाहिर जब डीमर्जर हुआ सारी कंपनीज़ के शेयर बटे तो फिर वो कोर्ट में जाके उन्होंने इन्फोर्स कराया, बट लार्जली प्राइवेट, नॉट कोर्ट ड्रिवन और स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशंस के साथ वो उनके सारे बिजनेस एसेट्स जो थे वो डिवाइड हुए। यानी मुकेश बड़े भाई जो थे उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग आया, और छोटे भाई के पास टेलीकॉम बिजनेस, पावर जनरेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, यानी अच्छा खासा चीज़ें आई। लेकिन जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा था जो कि सेकेंड टाइम मीडिएट हुआ, यानी ये मीडिएशन हुई अराउंड 2005 में, और फिर आई बिलीव मच लेटर एक और डिस्प्यूट आया कि दोनों भाई जो है वो एक ही इंडस्ट्री में कम्पीट करने लगे। तो फिर दोबारा मतलब मीडिएशन पार्ट 2 हुई, उनकी वालदा ने उनको बिठाया और उन्होंने बोला बेटा ये इसके कमरे में नहीं जाना, तुम इसके कमरे में नहीं जाना। यानी बेसिकली आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप नहीं जाएंगे, और वो जिस फील्ड में है एटलीस्ट 5 साल तक उन दोनों से नॉन कम्पीट साइन कराए, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपर्टीज़ एक जैसी थी।
एंड लाइक आई सेड, अनफॉर्चुनेटली जैसे होता है कि किसी की एक्सपर्टीज़ कुछ होती है, किसी की एक्सपर्टीज़ कुछ होती है, तो अनिल भाई जो थे वो स्मूथ टॉकर थे, उन्होंने फाइनेंशियली तो बहुत सारे रिस्क लिए, बट बिकॉज ही वॉजंट एन ऑपरेशंस गाय, उनकी कंपनीज़ को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, बट डिस्पाइट दैट स्टिल बिलियंस। और मुकेश भाई हमें पता ही है कि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, मतलब वन ऑफ अमंग्स द रिचेस्ट बिजनेस फैमिलीज जो है वो ये थी। तो मीडिएशन जो है, जो इनकी वालदा का रोल था, इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और हम सोचते नहीं हैं इस चीज़ को ना कि मीडिएशन इसमें भी हो सकती है। यानी मीडिएशन सालिसी का रोल जो हम कहते हैं, वो तो हम कहते हैं भाई छोटे दो मियाँ बीवी झगड़ रहे हैं, इनको बिठा के जो है इनसी सुलह करा लेते हैं। लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन जो है वो आपको किस हद तक, यानी टेक्निकली एक मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक खातून ने एज अ मीडिएटर अपना रोल प्ले किया, एंड शी प्रीटी मच हेल्प द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्योंकि फैमिली बिजनेस इज़ नॉट जस्ट देयर बिजनेस बट इट हैड अदर एस्पेक्ट्स टू। इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मुल्क के, मतलब इट्स अ ह्यूज, अगर आप देखें पहले पीछे जाएं तो इट्स अ बिग इंडस्ट्री। सॉरी, ये तो आगे पीछे हो रहा है, सही है, ये रहने दें, या नहीं पीछे पीछे, थैंक यू। तो मीडिएशन आखिर है क्या? ठीक है, मीडिएशन कैन बी फॉर्मल, इट कैन ऑल्सो बी इनफॉर्मल, बट जैसे इस केस में भी यही था कि आपको इनफॉर्मल अप्रोच की ज़रूरत थी। आपको बिठा के प्राइवेसी में, प्राइवेट में बहुत सारे मैटर्स रिजॉल्व करने की ज़रूरत थी। सो इट्स बेसिकली अ कॉन्फिडेंशियल, पार्टली स्ट्रक्चर्ड, पार्टली इनफॉर्मल, फॉर्मल कह लें, प्रोसेस थ्रू विच पार्टीज़ को बिठा के उनको एक रियलिटी चेक दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं, अगर आप इसको फाइट आउट करेंगे कोर्ट में तो आपका इतना नुकसान होगा और आपकी वजह से क्या हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल, आई एम अस्यूमिंग कि उनकी माँ ने उनको बिठा के बताया होगा कि बेटा इस सिर्फ आपका अना का मसला नहीं है, उसके साथ साथ ये चीज़ें हैं और ये नुकसान होंगे बिजनेसेस को इफ़ यू गाइज डोंट सेटल एंड डोंट सेटल क्विकली। मीडिएटर जो होता है वो एक न्यूट्रल पर्सन होता है, जैसे इसमें भी वो माँ थी, वो न्यूट्रल थी। इट कैन बी अ थर्ड पार्टी, समटाइम्स इट्स मोर बेनिफिशियल कि हम अपने अम्मा अब्बाओं से जो है वो सुनना नहीं चाहते, तो हमें किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ केस देयर इज़। बट मीडिएटर इज़ अ थर्ड पर्सन, एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल पर्सन दैट हेल्प्स पार्टीज रिजॉल्व देयर ओन डिस्प्यूट्स। यानी वो फैसला नहीं सुना रहा होता, जो कि हम अक्सर जो HRC में भी जब मीडिएशन कराते हैं तो कहते हैं हम आपके फैसले, आप जो कहेंगी वो हम रजामंद होंगे। भाई हम कुछ नहीं कह रहे, आपने खुद बताना है कि आप इसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। सो परहैप्स इन दिस मैटर ऑल्सो, क्योंकि इट्स अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, सो वी डोंट नो कि क्या टर्म्स थे उनके सेटलमेंट के, जो दो भाइयों के थे डिस्प्यूट। लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने बोला कि बेटा ये तुम्हारी फील्ड है, तुम ऑयल एंड गैस में इतना काम करते रहे हो, तुम सोचो तुम्हें ये रखना है, तुम उसको वो दे दो टेलीकॉम। वो दूसरा कहेगा हाँ मैंने हमेशा से टेलीकॉम में काम किया है, मैं टेलीकॉम देख लेता हूँ, मैं वेयर हाउसिंग देख लेता हूँ, तुम सेल्स देख लो। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग मुख्तलिफ किस्म के डिस्प्यूट्स में जो एग्जाम्पल्स होते हैं। बट मीडिएटर समवन जो रियलिटी चेक देता है, उनको एक पर्सपेक्टिव देता है कि भाई ठीक है आप ये कर सकते हो, ये ले लो, थोड़ा 19-21 ले लो, अगर आप आगे जाओगे, मज़ीद लड़ोगे या कोर्ट में जाओगे तो आपको ये इसके नुकसानात हो सकते हैं। तो मीडिएटर इज़ एन इम्पार्शियल पर्सन दैट डज नॉट गिव अ फैसला बट गिव्स अ रियलिटी चेक एंड हेल्प्स पार्टी कम अप विद देयर ओन सेटलमेंट टर्म्स। हम उनको ही बताते हैं, अक्सर पार्टी होती है हम कहें हम तो 1000 रुपये लेंगे, अच्छा ठीक है आप 1000 रुपये लेंगे, आ जाए बराबर वाले कमरे में, खामोशी से बिठा के उनको लिखे, आप बताएं 1000 रुपये जायज़ हैं क्या, उसकी वैल्यू एक्चुअली 1000 रुपये है? अगर आप वो कह रहे हैं कि 700 रुपये, तो अगर आप 800 रुपये में बात डन करते हैं तो ये जो 200 रुपये आपके जो जिसके लिए आप अटके हुए हैं, वो 200 रुपये आप वकील को देंगे, वकील तो आपसे 500 रुपये लेगा जब आप कोर्ट में जाएंगे। तो अच्छा ये नहीं है कि वो 300 रुपये बचा लें जो कि आप ख़त्म करने वाले हैं और आपको फ़ैसला मिलेगा 10 साल बाद, तो वो जो 200 रुपये के लिए आप अभी फंसे हुए हैं उसकी क्या वैल्यू होगी 10 साल बाद? तो ये रियलिटी चेक्स जो होते हैं वो मीडिएटर कराता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। हम ये नहीं कहते हाँ नहीं भाई 800 रुपये में डन करो, ना तुम्हारी, ये हम नहीं करते। लेकिन हम पार्टीज़ को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा रीज़नेबल है, और अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो फिर ज़ाहिर है अग्री कर लेते हैं सेटलमेंट पे।
तो ये मीडिएटर की जॉब है। कम खर्चे में, ज़ाहिर है आई एम अस्यूमिंग अंबानी इसकी भी ड्राइंग रूम में ही बिठा के किया होगा, उनके ड्राइंग रूम का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, वो बात अलग है बट आई एम अस्यूमिंग कि कम खर्चे में उनका भी मसला रिजॉल्व हुआ होगा, उनकी वालदा ने कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली होगी और अच्छे ठंडे कमरे में चाय वाय पिला के उनका रिजॉल्व कराया होगा। सो एसेंशियली वही जो हम भी करते हैं HRC में। वेन्यू, डेट, टाइम सब कुछ फ्लेक्सिबल होता है। यानी अगर बिजनेस डिस्प्यूट है, ज़ाहिर है आई एम अस्यूमिंग सब वर्किंग आदमी हैं, वर्किंग ख़वातीन हैं, तो उनकी मर्ज़ी का टाइम, उनकी मर्ज़ी का वेन्यू डिसाइड करके बिठा के उनको समझाने का मकसद ये है। आगे प्लीज़। फिर लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा तो फैमिली है, बिज़नेस है, हम तो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, हम बड़े बड़े वकील करते हैं, या कुछ के मैटर्स ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे होते हैं, कहते हैं हम कोर्ट में ही कंटिन्यू करते हैं, हमें आने का फ़ायदा क्या है, क्यों हम आ रहे हैं यहाँ, आपकी बात क्यों सुने, आप तो फ़ैसला भी नहीं दे रही और ये वो, और हमें क्या पता क्या सेटलमेंट हो क्या हो। ये शुरू में उनके एप्रीहेंशंस होते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि अगर आप कोर्ट जाएं और अगर यहाँ किसी का भी इत्तेफाक हुआ हो कोर्ट जाने का, तो उनको वो ट्रॉमा जो है वो उसका एहसास होगा कि कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपका वकील, एक अभी हमारे रिसेंटली एक केस में आए थे जिसमें बच्चों की मेंटेनेंस का केस था, थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रही हूँ, उसमें उन्होंने 20,000 रुपये फॉर एग्जांपल पर बच्चा बांधा था। उसने बोला नहीं 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 20,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, इसको कम कराएं, इसको कम कराएं। वो कोर्ट गए अपील फाइल करने के लिए, उन्हीं की अपील थी, उन्होंने कम कराने के लिए अपील करी, कोर्ट ने बोला 20,000 तो कुछ भी नहीं है, 40,000 कर दो। तो अनप्रिडिक्टेबल इतना होता है कि उन्होंने कम कराने के लिए अपील फाइल करी, वो 20,000 अगर ले लेते हैं तो शायद बेहतर होता। कोर्ट ने बोला नहीं ये तो बहुत कम है, 40 करो, तो वो 40 हो गई अपील में। तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, फिर लेंदी होता है, 5 से 10 साल ऑन एवरेज केस चला जाता है। और यहाँ जो कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ माशाल्लाह से टैक्स के चक्कर में, उसके चक्कर में, रियल ओनर क्या होता है, बेगमात के नाम पे फैक्ट्री होती है, काम जो है वो उनके शौहर कर रहे होते हैं, एक बच्चे का जो पढ़ के आ गया होता है उसको कुछ दिलवा देते हैं, उसको डायरेक्टर बना देते हैं, छोटा अभी 12 साल का है, 15 साल का है, वो पढ़ रहा है। मतलब एक बिल्कुल ही एक हैपहैज़र्ड जो है वो सिचुएशन होती है। अच्छा, एक्सपेंसिव होता है, जो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, एक्सपेंसिव होता है, ज़ाहिर आप कोर्ट जाएंगे तो आपका ख़र्चा होगा। पार्टीज़ की कंट्रोल से बाहर होता है। जैसे मैंने अभी अपील की भी मिसाल दी कि वो उल्टा हो गया, पार्टी आपको बोलने ही नहीं देंगे, जज साहब बोलेंगे नहीं नहीं आपने वकील किया हुआ है ना, उनको बोलने दें, तो जी वकील साहब आप बताएं क्या आपका मामला है। इनकन्वीनियंट, हर बारी पेशी में कोर्ट जाना है। अब आपका कारोबार चल रहा है, वैसे ही उसमें आधा रुका हुआ है, आधा चल रहा है। एक भाई जो है वो एक ही कमरे में बैठा हुआ है, वो शक्ल तक देख नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, फिर वही दोनों कोर्ट भी जा रहे हैं, थंब प्रिंट वो बायोमेट्रिक के लिए जलील भी हो रहे हैं सब के सब। पब्लिक सबको पता है, और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से बिरादरी में वैसे ही पता चल जाता है, सबको पता है भाई इनके घर में ये मसला चल रहा है। ये दोनों भाई जो हैं वो उस शादी में आते हैं, उधर बात नहीं करते, उधर जनाजे पे गए, वो उधर बैठा हुआ था, उधर बैठा हुआ था, बड़ी एक वो बात है। लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो इस हद तक पब्लिक हो जाता है कि मैं और आप जाके कोर्ट से फ़ाइल निकलवा लेते हैं, देख लेते हैं यार इनको बिज़नेस का मसला चल रहा है, काम करते हैं, इनकी फ़ाइल निकलवाते हैं, फाइनेंशियल्स होंगे उसमें देख लेते हैं, फिर हम उस हिसाब से वैल्यू लगा के इनका बिज़नेस ख़रीद लेते हैं। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ये इनका एसेट है, अगर कोर्ट में जाके ऑक्शन होगा तो उसकी वैल्यू इतनी होगी, अगर बाहर वो बेचेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंट होती है। कोर्ट में अगर ऑक्शन होगा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे होगा जो हमारी जो डिफाइंड होती है। तो पब्लिक हो जाती है बात, फिर आपके हाथ से बाहर चली जाती है। फिर किसी ने स्टे ले लिया, चलो भाई स्टे ले लिया, उनका कारोबार ही बंद है। एक भाई ने दूसरे भाई के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टे ले लिया, अब दूसरा भाई बैठा हुआ है कि मैं क्या करूँ, मैं बना ही नहीं सकता, मेरी तो बिस्किट की फैक्ट्री बंद हो गई या मेरे ट्यूब का प्लांट बंद हो गया। वो बैठे हुए, माल आया हुआ है, नुकसान हो रहा है, अपील पे अपील चल रही है। एक ने किया, वो कुछ फ़ैसला ले लिया, वो मुनासिब था, शायद उस पर अगर एग्री कर जाते, कोर्ट का फ़ैसला था, उन्होंने बोला नहीं हम अपील करेंगे। वकील कहेगा हाँ ये तो उन्होंने ज़्यादती करी है और ये जज ही ख़राब है, आओ चलो अपील करेंगे, हम अपील करेंगे। वकील ने लिए अपनी जेब में लाखों रुपए, और एक उसने बोला भाई ज़रा मेरा दुबई का ट्रिप भी लगवा दें। वकील ने कहा, आपने बोला हाँ ठीक है लगवा देंगे, पैसा देंगे और हम अपील करवा लेंगे। और करप्शन भी बहुत है अनफॉर्चुनेटली, सिस्टम में भी, वकीलों में भी, जजेस में भी, जो आप कह लें। तो वो एक आप वंस जब आप कोर्ट में चले जाते हैं फिर आपके हाथ से
बात निकल जाती है, फिर आप फंस गए और फिर आप सिस्टम का हिस्सा हो गए, फिर आप जो है वो मज़ीद चीज़ें उलझने लग जाती हैं। हाउएवर मीडिएशन अगर कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हों तो भी की जा सकती है, तो भी आके टेबल पे सेटलमेंट हो सकता है, और फिर वो सेटलमेंट आप कोर्ट में जमा करा के कह सकते हैं कि भाई ये हमारा फैमिली डिस्प्यूट था, ये हमारा बिजनेस रुका हुआ था, ये स्टे है, ये चीज़ें हैं, अब हमारा ये हमने डिसाइड कर लिया है, मीडिएट कर लिया है, अब आप इसको इन्फोर्स कर लें जज साहब, ये चीज़ों को आप खोल दें जो भी है, और हम अब इस तरह से बिज़नेस कंटिन्यू करेंगे। तो मीडिएटर क्या करता है, पहले तो देखता है कि मसले क्या थे डिस्प्यूट के अंदर, फिर कहता है कि एक्चुअली पार्टी की नीड्स क्या हैं, क्योंकि जैसे अभी आयशा ने भी टच किया कि पार्टीज़ जो सबसे बड़ा इशू फैमिली बिजनेसेस में जो मैंने अपनी पर्सनल उससे देखा है वो ये कम्युनिकेशन ही नहीं है। वो मीटिंग्स में बैठेंगे, उसको बुरा लग रहा होगा कि उनके वालिद साहब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं उठ के कहे कि अबू ये आप थोड़ा सा ज़रा इसको इस तरह देख लें, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है। दो भाई होंगे, जी भाई, अच्छा ठीक है आप देख लीजिएगा, जैसा वो मुझे बता दीजिएगा, और दिल में जो है उसके होगा कि यार ये गलत कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादातर जो मीडिएशन में भी हम जब आते हैं, जब मसला हो गया है, वो यही है कि हम उनसे कम्युनिकेट करवाते हैं, हम कहते हैं असल मसला क्या है, अच्छा असल मसला क्या है। और अभी आई थिंक ये सेशन शुरू होने से पहले भी मैं शायद आयशा से या किसी से डिस्कस कर रही थी, मैं कह रही थी जब पार्टीज़ हमारे पास आती हैं, अगर 2 घंटे के सेशन के लिए आती हैं तो 1 घंटा 45 मिनट्स वो सिर्फ अपनी बैकग्राउंड दे रही होती है। मेरे वालिद साहब ने उसको 2 निवाले दिए थे और मुझे 1 निवाला दिया था। अरे भाई कहाँ से बात, आप नंबर पे बताओ, उसको 100 रुपये चाहिए, 10 रुपये चाहिए, ये बात करो। लेकिन वो क्योंकि इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं ना लोग, इट्स अ वेरी इमोशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली बिजनेस, एंड दैट्स वाई दे से कि आप अगर कहते हैं ना कि किसी दोस्त के साथ भी करें तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं हम दोस्त के साथ कारोबार नहीं करेंगे ना, दोस्ती में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फैमिली में तो आप जब कर रहे होते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल ही फंस जाते हैं। तो उसमें ज़्यादा मोहतात की ज़रूरत है, ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ की ज़रूरत है, और ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और बहुत छोटे लेवल से अगर थोड़ी सी बात भी आपको गलत लग रही है तो यू हैव टू कम्युनिकेट। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे आप फंसे। आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ बढ़ के, और फिर जब वो बॉइलिंग पॉट होता है, फिर जब वो फटता है तो फिर आपको पता चलता है कि यार अच्छा इतनी इसके दिल में ये बातें थी, ये बातें थी कि मेरी बहन जो है वो उसको गोदों में खिलाती थी और मुझे खिलाती नहीं थी। वो बेचारी बहन भी फंस जाती है बीच में, वो कहती मेरा तो कुछ था ही नहीं, मेरे लिए तो दोनों छोटे भाई थे। लेकिन ये होता है, अक्सर होता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक मीडिएटर कराता है, और ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि जब तक वो बोलेंगे नहीं और सारी बात ना बोलें, दिल खोल के साफ ना कर दें, तब तक हम वो मसला जो सिर्फ नंबर्स पे है वो हम नहीं रिजॉल्व करा सकते, क्योंकि उनके अपने दिल में जो इमोशनल जो उनकी नीड्स होती है ना वो फुलफिल नहीं होती हैं। फिर है हम ऑप्शंस और सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि मीडिएटर्स जो हैं वो फैसला नहीं सुनाते, वो कहते हैं अच्छा ऑप्शन दे मुझे, ठीक है, अच्छा ये नहीं हो सकता, अच्छा एक और ऑप्शन दे, अच्छा ठीक है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लेगा, आप ये ले लेंगे। अच्छा अगर फ़र्ज़ करें कि वो कहें कि नहीं मुझे मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो क्या आप ले सकते हैं, क्या आप उसको चला सकते हैं, क्या आप उसको इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो हम उन्हीं से ऑप्शंस जो है वो जनरेट कराते हैं ताकि हम उनके ही अल्फाजों में एक सेटलमेंट लिखें ताकि वो बाद में मुकर ना सकें। वरना अक्सर ये होता है कि अगर कोई फैसला सुनाया होता है तो हम तो नहीं मानते। भाई कितनी दफ़ा हमारी बिरादरी के केसेस आए, 90%, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट हो या फैमिली बिजनेस डिस्प्यूट हो, फतवा लेके आते हैं फला मस्जिद का, एक पार्टी मान रही होती है, देखिए वो उन्होंने भी ये कहा, दूसरी पार्टी कहती है वो तो मौलाना साहब को तो पता ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं, उन मुफ्ती साहब को क्या पता, वो मुफ्ती साहब तो पहले हमारी तरफ थे, फिर अगली बार जब गए तो पता नहीं क्या हुआ उनको, उन्होंने उनकी तरफ फैसला दे दिया। इन मुफ्ती साहब को तो लीगल नॉलेज ही नहीं है, ये मुफ्ती साहब तो उस मस्जिद के हैं। अरे भाई जब उस मस्जिद के थे आप तो गए थे ना। तो इसी वजह से जब आर्बिट्रेशन होती है या फतवा होता है या इस टाइप की कोई चीज़ें होती हैं तो फैसला होता है, लेकिन जब मीडिएशन होता है तो वो सेटलमेंट होता है, यानी दोनों अपनी रजामंदी से साइन करते हैं। अब आपने रजामंदी से साइन किया तो आप मना तो नहीं कर सकते ना बाद में, फिर आप नहीं कहते कि मैंने तो नहीं माना था, वो तो आप ही ने जनरेट किया था। फिर आप खुद सोचते हैं हाँ यार 100 रुपये इसने कहा है, मतलब 1000 रुपये का है, 800 रुपये में बात बन रही है, चलो ठीक है 200 रुपये मैं माफ़ करता हूँ अल्लाह के वास्ते का या मेरे बच्चों का सदका या कुछ भी करके, अगर थोड़ा सा कम भी मिल रहा होता है, हो सकता है आप जेन्युइनली हक पर हो, लेकिन आप कहते हो ना यार छोड़ो इस झंझट से तो हटेंगे। तो मीडिएटर जो है वो ऑपरेशंस
ऑप्शंस जनरेट कराता है। देन लास्टली एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है, और उसको हल्का नहीं और मजाक में नहीं लेना चाहिए। जैसे होता है कि हम हाँ करा लेंगे, जो भी होगा सेटलमेंट एग्रीमेंट बाद में हम जो है वो कर लेंगे तो कर लेंगे। वो एक स्टैम्प पेपर पे होता है, वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप बाद में उसको कभी एट लेटर पॉइंट इन टाइम कोर्ट में कभी दिखा सकते हैं उसकी एनफोर्सेबिलिटी के लिए। बट इंटायर प्रोसेस प्राइवेट में हुआ, और सेटलमेंट एग्रीमेंट में वो सारी शराइत जो सब ने एग्री करी वो हुई, नोटराइज हुआ, उस पर विटनेसेस हुए, दस्तखत हुए, जैसे एक आम एग्रीमेंट का प्रोसेस होता है। और फिर जाके हम पार्टीज़ को कहते हैं अच्छा ठीक है अब आप जा सकते हैं। जब तक आपने पूरा प्रोसेस से नहीं गुजरे, बहुत सारी पार्टीज़ जो है ना यहाँ आके रुक जाती हैं। अच्छा हम अपने वकील से दिखवाएंगे, अच्छा वो इसको यूँ नहीं यूँ कर दें, और आपको पता नहीं अंदाज़ा हो कि नहीं हो कि आई विल डू इट एंड आई शैल डू इट में बहुत फ़र्क है। इसी वजह से वकील जो है वो पैसे लेते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि विल और शैल में बहुत फ़र्क होता है। वो कहते हैं हम अपने वकील से दिखाएंगे, वकील कहेगा नहीं नहीं इसको विल लिख दो, इसको मे लिख दो, छोड़ो भाई शैल को छोड़ो मे कर दो, करेंगे करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो इस प्रोसेस में आपको मीडिएटर्स का रोल होता है कि वो आखिर तक लेके जाए और एक सेटलमेंट एग्रीमेंट तक पार्टीज़ पहुँचे। हमारे पास HRC जो है, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। DPSF और रिबात का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास पैनल ऑफ मीडिएटर्स हैं और लीगल एडवाइज़र्स भी हैं जो कि आपको फैसिलिटेट करते हैं। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस डिस्प्यूट हो या भी कोई और भी डिस्प्यूट हो, उसमें हम कराते हैं सालिसी, वही जो प्रोसेस अभी मैंने कराया और वही जो कोकिला बहन ने अपने बच्चों का कराया था, वही हम प्रोसेस को लेके चलते हैं। पहले हमारे पास कोई पार्टीज़ आती है, मीडिएटर अपॉइंट होता है, उसके बाद एक प्री मीडिएशन मीटिंग होती है। हम पूछते हैं कि मीडिएशन हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं वायलेंट होते हैं जिसमें हम कहते हैं नहीं भाई FIR कटवाएं, या खुला का मैटर होता है हम कर ही नहीं सकते, कोर्ट की अथॉरिटी है। किसी को नादरा के डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, हम कहते हैं भाई हमारा ये काम नहीं है, ये फला साहब का नंबर है, आप इनसे बात कर लें। तो क्या मैटर मीडिएशन के लिए है कि नहीं है। फिर हम लिखते हैं दूसरी पार्टी को। अगर दूसरी पार्टी आ जाती है और इसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, एंड वन ऑफ द रीज़न्स कि हमने ये सेशन रखा है और हम रख रहे हैं कि आप आगे जाके लोगों को बताएं कि अगर कोई मीडिएशन के लिए आपका ओपोनेंट या आपका भाई या कोई भी जा रहा है तो आप भी जाएं। अगर कोई आपको बुला रहा है कि बेटा आके सुलह करवा लो या कर लो, एटलीस्ट आप जाके कोशिश करके देखें, क्योंकि हमारे यहाँ एक पार्टी जो मजलूम होती है वो तो आ जाती है, दूसरी पार्टी आने को राज़ी नहीं होती, मीडिएशन हो ही नहीं पाता। फॉरगेट के मीडिएशन फेल हो, मीडिएशन हो ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि नहीं मीडिएशन तो इज़ नॉट अ सीरियस प्रोसेस, मीडिएशन तो क्या होगा, वो फिर बाद में दोबारा कोर्ट ले जाएंगे। तो उनके जहन में हमें ये अपनी मेंटालिटीज़ चेंज करनी है और लोगों को बताना है कि कोई हर्ज नहीं है भाई, कोई ज़बरदस्ती कोई फ़ैसला नहीं सुना रहा या कोई ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के साइन नहीं करा रहा, लेकिन एटलीस्ट जाके तो देखो। अक्सर यही होता है कि दिल में कुछ और बात होती है, वो जब बात खुलती है तो फिर बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। कुछ पार्टीज़ गलत होती हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो गलत है। मीडिएटर उनको कोने में बिठा के समझाता है कि भाई आपने ये किया है, पावर ऑफ अटर्नी थी। वो कहते हैं नहीं पावर ऑफ अटर्नी तो नहीं थी, तो इसका मतलब फिर वो सही है। जब आपके पास पावर ही नहीं थी बेचने की तो आपने कैसे बेच दिया, अब उनका हिस्सा तो देना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, वो 6 करोड़ रुपये में बात डन करते हैं या 5 करोड़ रुपये जो भी उनके वो होता है, कहते हैं अच्छा ठीक है हम सेटल कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो गलत है। तो कोशिश करें, और आप लोगों के थ्रू मैं ये कहूँगी कि लोगों को बताएं कि मीडिएशन एक प्रोसेस है। HRC आए, कहीं और जाना चाहते हैं कहीं और जाएं, लेकिन मीडिएशन के लिए सबको रजामंद होना ज़रूरी है और वही सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है जो कि HRC फेस करता है। बट चलें, हम एक पार्टी को लिखते हैं, दूसरी पार्टी भी आ जाती है, वो कहते हैं ठीक है हमारे पास आ गई है। उसके बाद एक अग्रीमेंट टू मीडिएट होता है, एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो दोनों पार्टी कहती हैं कि ये प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, हाँ हम बात जो है इस कमरे की बाहर नहीं लेके जाएंगे, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो मीडिएट अग्रीमेंट साइन कर देते हैं। उसके बाद मीडिएशन सेशन शुरू होते हैं, कुछ जॉइंट होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ कहते हैं मैं तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मुझे दूसरे कमरे में बिठाएं। फिर हम उनको दूसरे कमरे में बिठा के उनकी बात सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जब तक ये सामने नहीं आएंगे सारी बातें ही नहीं खुलेंगी, तो फिर हम उनको सामने शुरू करते हैं। ज़्यादातर हम यही प्रेफर करते हैं दोनों पार्टीज़ को अलग सुन के फिर एक साथ एक टेबल पे बिठाएं, क्योंकि बहुत फ़र्क आप देखिएगा उनकी टोन में फ़र्क हो जाता है। क्योंकि हर बात जैसे बोला कि हर किसी के मुंह पे नहीं कहा जा सकता। पीछे आप कहते हैं मेरा भाई चोर है, भाई के मुंह पे कह के दिखाएं कि तुम चोर हो, नहीं कह पाते ना।
तो वो फिर टोन चेंज हो जाती है। जब आमने सामने आते हैं तो बहुत ही एक डिफरेंट गेम होता है। तो जॉइंट सेशन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम कुछ प्राइवेट करते हैं, कुछ जॉइंट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। और फिर हम जगह ढूंढते हैं कि पॉसिबल सेटलमेंट की क्या रेंज हो सकती है, किस तरह हो सकता है। हमारे यहाँ अक्सर जो है वो एक तो बिजनेसेस में भाई भाई तो हो ही रहे होते हैं, लेकिन आपस में शादियाँ भी हुई हुई होती हैं। अब उसके भाई, दोनों भाई तो आपस में लड़ रहे हैं कि बेटे की बेटी उसके घर गई हुई है, उसकी मंगनी टूटी हुई है। ये भी मसले होते हैं। हमारे समझाने में जाके उन्होंने कह दिया था, अरे भाई आपका मसला कारोबारी है, उसके समझाने में जाके, लेकिन वो भी हम सुनते हैं और सुनना पड़ता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनके जहन में दैट पर्सन इज़ नॉट जस्ट अ बिजनेस पार्टनर, ही इज़ ऑल्सो अ रिलेटिव, ही इज़ ऑल्सो हिज ब्रदर। तो वो बहुत सारी बातें हैं जब वो निकलती हैं तो होता है अच्छा चले वो तो माफ़ कर दें, ये चले ये तो होता रहता है, ये तो कारोबारी बात है, या ये तो चले घर की बात है, इसको अलग रख के फिर हम उनको रियलिटी चेक्स देते हैं और फिर जो है वो पॉसिबल सेटलमेंट होता है। तो इससे हमारी मेरी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन कंक्लूड हो गई है। अगर कोई मज़ीद सवाल है तो मैं और आयशा जो है वो अब लेंगे। अगर हमारे पास टाइम है कितना, 12 मिनट है, इतना स्पेसिफिक टाइम दिया है? 10 मिनट है, 10 मिनट है जी जी। तो हाँ, कोई आप लोगों के सवाल अगर प्लीज़। कोई नहीं है, सबके सब समझ में आए? पहला सवाल पूछना मुश्किल होता है, उसके बाद फिर एक ट्रेन आती है जो रुकती नहीं है। सो एनी क्वेश्चंस जी? को माइक। अच्छा, इसको आप सवाल समझ लें या जो आयशा साहिबा आपकी प्रेजेंटेशन थी कि हमने ये सारी बिज़नेस की बात की ना, अब इसमें एक चीज़ जो महसूस करता हूँ वो है कि हम दीन नहीं बताते लोगों को। मतलब मैं अभी पीछे आयत भी लिखी हुई है एक, तो अगर ये चीज़ें, ये बात सामने आए और कोई भी हम बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं अभी खुर्रम को भी कह रहा था कि ऐसे मौके पर एक छोटा सा सेशन खौफ खुदा का भी होना चाहिए, अल्लाह को जवाब देने का भी होना चाहिए। तो अगर ये दो बातें हमारे, और हम मुसलमान हैं। अच्छा, सवाल जो इस हवाले से था वो ये था कि आपने पूरा जो बिज़नेस का मॉडल बताया फैमिली का, उसमें विरासत का जिक्र नहीं किया। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं इस वक्त उसको मतलब मैंने जुनैद से भी कहा कि जितनी छोटी उम्र में, मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है, मैं इनको छोटी उम्र में बिज़नेस में नहीं लाया, मेरे वालिद ले आए थे। तो मुझे नहीं पता कि ये मेरे बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इनकी मर्ज़ी, मैं इनको लिबर्टी देता हूँ। मेरी बेटियाँ भी हैं, अब ये तो डबल के हिस्सेदार हैं। तो जब हम कोई फैमिली काउंसिल या फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो जिस अभी आपने कहा एक फैमिली मीटिंग है, हम भी करते हैं, हम भी घर में करते हैं फैमिली मीटिंग्स, तो उसमें ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि तलहा साहब आप शरई तौर पर तो इतने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरे बिज़नेस पे मैं आज मर जाता हूँ, कल से ये क्यों बैठ जाएंगे आके? तो ये चीज़ जो ये वाक़या हुआ ना, आपने जो अभी विशाल ने जो बताया अंबानी फैमिली का, वो यही वजह है। ख़ुद इन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कोई चीज़ तय ही नहीं की। तो हम ये नहीं करते, और हमारी बरादरी में 99% जो बिज़नेस के इश्यूज़ हैं वो इसी वजह से हैं। क्योंकि पहला बेटा, मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ, हमारे दोस्त के साथ हुआ, तो बल्कि 2 वाक़यात हैं। एक में उन्होंने बताया कि जो बच्चा नज़र आया अब्बा को प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त, अब्बा ने उसके नाम पे कागज़ लिखवा दिया। अब कर लें, अब्बा तो चले गए, तीसरी नस्ल भी लड़ रही है इस वक्त, चाचा भतीजे केस किए हुए एक दूसरे पे। और एक वाक़या मुझे बताया था, वो ये था कि डीएमएस में प्लॉट ख़रीदना था, तो तलहा के नाम पे प्लॉट ख़रीद लिया और घर आके तय किया कि अगला बच्चा होगा तो उसका नाम तलहा रख लेंगे। तो ये सिचुएशन है। तो अब चूँकि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो रही है, हम भी कर रहे हैं, हमारी अगली नस्ल तो और ज़्यादा करेगी। तो कम से कम अगर हम ये 3 चीज़ें मैंने निशानदेही की है कि खौफ खुदा, अल्लाह को जवाब देना है, और उसी का फिर पार्ट निकलता है कि विरासत के मामलात भी अगर जितनी जल्दी तय हो जाएं तो वो भी अच्छी बात होगी। जज़ाकल्लाह।
अच्छा जी, ग्रेट क्वेश्चन, बल्कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, आई ट्राई टू टेक ईच ऑफ देम एंड इफ़ आई मिस समथिंग आप मुझे याद दिला दीजिएगा. अच्छा, पहला पार्ट तो ये है कि ये आपने बहुत अच्छी बात की, वी आर ऑल मुस्लिम सिटिंग हियर, आई गेस मेजॉरिटी. सो हमें तो ये भी कहा गया है कि 3 दिन ना गुजरें कि आप अपनी विरासत ना लिखें. सही है, वसीयत सॉरी, वस नॉट विरासत, इट्स द रॉन्ग वर्ड. सो वसीयत ना लिखें, ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? what is your constitution? It is actually sitting down and agreeing so that post one's passing there are no disputes of interpretation. अच्छा, ये बात आप भी समझ सकते हैं एज पेरेंट्स. मेरे साथ तो ये बहुत होता है, आई डोंट नो इट हैपन्स विथ यू, दैट एट डिफरेंट टाइम्स आई डू टेंड टू से डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट चिल्ड्रन. ठीक है, डिफरेंट बच्चों से मैं डिफरेंट बात करती हूँ अनइंटेंशनली. एक बच्चा आता है, एक सवाल पूछता है, मैं उसको एक जवाब दे देती हूँ. थोड़ी देर बाद, 2 दिन बाद दूसरा बच्चा आता है, शायद मैं भूल जाती हूँ या उसने सवाल डिफरेंट पूछा होता है. सो पॉइंट ये है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन. उस दरवाजे को बंद करने के लिए हम चीज़ों को तय करके लिख लें. ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी बात की अबाउट इनहेरिटेंस. दीज आर वेरी नाइस वर्ड्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन. ये हम कंफ्यूज कर जाते हैं इवन इन फैमिली बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. सक्सेशन एक बिल्कुल अलग चीज़ है, इनहेरिटेंस एक बिल्कुल अलग चीज़ है. पर्सनली आई एम नॉट क्वालिफाइड to speak on inheritance. I'm not, and I have no qualms about saying that out loud कि ये मेरा मौजू नहीं है. मेरा मौजू है सक्सेशन. सक्सेशन में 2 चीज़ें हैं, एक है मैनेजमेंट और एक है ओनरशिप. 2 अलग चीज़ें हैं. मैनेजमेंट का मतलब ये है कि राइट टू वर्क. ओनरशिप का मतलब है राइट टू ओन. 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं. सो राइट टू वर्क आई फील शुड नॉट बी गारंटीड पोस्ट सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन तक, जैसे मैंने शुरू से आपको बताया, बहुत सारे मामलात आपके चल जाते हैं, मामलात हो जाते हैं. लेकिन जब कज़न कंसोर्शियम बनता है, हम इसको अपनी फैमिली बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं कज़न कंसोर्शियम, फाउंडर, सिबलिंग एंड कज़न कंसोर्शियम. जब कज़न कंसोर्शियम बनता है तो उसमें रूल्स ऑफ द गेम बहुत क्लियर होने चाहिए और सबको मालूम होने चाहिए और इक्वली अप्लाइड होने चाहिए. जो एक्स के बेटे के लिए है या बेटी के लिए है, वही वाई के बेटे और बेटी के लिए है, अग्रीड अपॉन. ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि बाहिमी रजामंदी से हम उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इतनी गुंजाइश है. और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमारा जो पलड़ा है वो देने की तरफ ज़्यादा है या होना चाहिए, या मैग्नानिमिटी शो करने का, बड़ाई शो करने का. देखिए, बड़ा कैसे बनते हैं? बड़ाई दिखाने से, अपना हिस्सा छोड़ने से. हार्ड टू डू. सो सक्सेशन and ownership, 2 separate things. Inheritance, 2 separate things. Management and ownership are completely 2 separate things. When you come to a family business advisor or a consultant, depending on your entire family history, the assessment of the family, looking at how the construction is, तो आपको एक bespoke solution सजेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, सो अगेन एक जेनेरिक क्वेश्चन आई कैन आंसर. आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द पार्ट्स सेटिस्फैक्टरीली. बट अगर आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात मैं करूं, सो येस, आई एम अवेलेबल 1-on-1. हम बात कर सकते हैं कि आपकी सिचुएशन में what would work more, what is the probability of working more vis-a-vis some other situation. So no 2 families are alike in terms of culture, in terms of dynamics, in terms of history, in terms of value system. कोई भी फैमिली सिमिलर नहीं होती. तो वो जो एक फॉर्मूला है ना कॉपी पेस्ट का, जैसे मैंने आपसे कहा चैट जीपीटी बना के दे देगा, जेमिनाई, क्लॉड, ये सब बना के दे देंगे.
बट वो आपके लिए फिट होता है कि नहीं होता है, दैट्स अ क्वेश्चन. सो ज़रूर इसको कीजिए. और जो वाइज फैमिलीज़ हैं वो इसी तरफ जा रही हैं कि वो होल्डिंग कंपनीज बना रही हैं, अपनी जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह का बना रही हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड बना रही हैं, कुछ एसएमसीज बना रही हैं, ताकि ये जो बात आपने कही ना, इसमें बच्चियों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बच्चियों का हक ना खाया जाए, ठीक है, फॉर वन रीज़न और दी अदर, या शायद नीयत हक खाने की भी ना हो. इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं है बिजनेस में, ठीक है, करोड़ों का बिजनेस है एंड इट्स ऑल स्टक इन एसेट्स. अब इस वक्त अगर इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आप से सेल नहीं करेंगे अपना एसेट, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है बदनीयती हो, बदयांती हो, बट वो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि लिक्विडिटी ना हो, पे ऑफ ना कर सकें, लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार हो, उसका भी एक मैकेनिज़्म हो कि जो फीमेल एयर्स हैं, हाउ विल दे बी सेटल्ड फ्रॉम द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस. सो अगेन जो विरासत वाला मामला है, दैट हैज़ टू बी ऑब्वियसली, उसका एक बड़ा श्योर शॉर्ट क्लियर फॉर्मूला अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, एब्सोल्युटली दे दिया है. सो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो शुरू पे, आई गो बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारी फैमिलीज़ में सूरह हुजरात से मैं शुरू करती हूँ, बहुत सारी फैमिलीज़ में, कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ फैमिली काउंसिल इज़ सूरह हुजरात, कि आए बैठ के सूरह हुजरात को समझें. सो एक्सीलेंट कि दीन ने हमें पूरा कंप्लीट गाइडेंस और हमें कोड दे दिया है. अब अल्लाह ताला हमें वो कैपेसिटी दें, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंसाफ से, ऑनेस्टी से करें, बिकॉज दीज आर वेरी सीरियस मैटर्स. अगर हमने खुदा न खास्ता दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे किसी का हक खा लिया, सो दैट इज़ अ वेरी बिग डील, इट्स नॉट अ स्मॉल पासिंग मैटर. इसका हमें जवाब देना होगा. सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. एनी अदर क्वेश्चन? एक सिनेरियो कह लें या एक कन्फ्यूजन कह लें कि फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं कि दोनों पार्टीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें हम, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो. अब दो भाई हैं, उनका फैमिली बिजनेस है, उन्होंने जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना ली कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबको चाहिए वो करके ना. अब वो दोनों जैसे ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट जनरेशन में आ गया. अब एक भाई के जो हैं वो 4 बच्चे हैं, एक भाई का 1 बेटा या 2 बच्चे हैं खाली, तो अब वो इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो डिवीजन ऑफ एसेट्स की बात पर से इस तरीके से नहीं करता, वो आपको एक प्रिंसिपल ले डाउन करता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एक प्रोसेस आपको बताता है, वो हाउ के अंदर नहीं जाता. यानी कि ये काम हमें करना चाहिए या ये काम हम करेंगे, तो इट्स अ ब्रॉड डॉक्यूमेंट, ठीक है. अगेन हम विरासत वाले इक्वेशन पे आ गए हैं कि हम विरासत की बात कर रहे हैं. जैसे कि आपने जो बात की कि 2 भाई हैं, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हैं, एक के 4 बेटे हैं, एक के 2 बेटे हैं. सो अगेन वोटिंग कैसे डिसाइड होगी, ठीक है, और उनकी शेयर डाइल्यूशन हो जाएगी. तो उसमें हम ब्रांच वाइज जाते हैं कि उनका इकट्ठे 1 वोट है, उनका इकट्ठे 1 वोट है, ठीक है. सो अगेन उसको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन देन वी कैन डिसाइड हाउ टू sort of develop a policy that holds. फिर again even in decision making, operational matters हैं, will they come in the purview of voting rights or will they not? अब हर चीज़ के साथ तो हम नहीं बैठ के डिसीजन जिरगा बिठा सकते हैं और हम वोटिंग कराएं. सो उसका एक पूरा हम मैट्रिक्स बनाते हैं कि स्ट्रेटिजिक डिसीजंस हैं, बाई सेल डिसीजंस हैं, इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेस हैं, ये इनके लिए हमें ओनर्स का जो है वो वोट चाहिए. जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं उसकी ज़िम्मेदारी मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट वो ले सकती है, उसका ये इख्तियार है इस स्पैन में, इस रेंज में वो डिसीजन ले. इसके बियॉन्ड देन द ओनर्स विल सिट, द शेयर होल्डर्स विल सिट एंड देन दे विल डिसाइड एंड दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वट एवर द डिसीजन दे हैव टेकन. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? जी जी जी. मैं आपकी इजाज़त से आपकी तरफ से जवाब देना चाह रहा हूँ. दरअसल
विशाल साहिबा के साथ भी मेरी बात चल रही है और आज आपने भी बहुत सारी अच्छी बातें कही। ये जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन और सक्सेशन प्लान है, DPSF का नेक्स्ट इनिशिएटिव अब इसी तरफ होगा और हम अभी आपके बरादरी के जो ऐसे ख़ानदान हैं अच्छे, मतलब जिनकी फैमिलीज़ के अंदर बिजनेसेस हैं, उनको पे दावत देंगे कि वो आएँ और हम उनकी इस काम में मदद करें। और आयशा साहिबा, अभी आपने जो बात कही नहीं, उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा है। हर फैमिली एक डिफरेंट एंटिटी है और सॉल्यूशंस जो हैं वो bespoke सॉल्यूशंस ही निकलेंगे, कोई कट एंड पेस्ट वाला सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले तो नियत है कि हमें इस ख़ानदान को सालों सालों आगे चलाना है। ये तो पता ही नहीं मुझे 44 वाली कौन सी जनरेशन है, लेकिन अगर है तो फिर वाकई बहुत बड़ी बात है। आप 6ठी 7वीं जनरेशन तक चला लें तो बहुत बड़ी बात है। मैं जो आपको एक मिसाल दे रहा हूँ नियत के ऊपर, लाहौर की एक फ़ैमिली है जिससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और उनका केस भी मैंने पढ़ा है। 2 भाई थे, कोई 25 साल पहले दोनों ने सेपरेशन कर ली। उनके बच्चे जब बड़े हुए और वो कारोबार में आए तो उनको एहसास हुआ कि हमारे बाप ने गलत फ़ैसला किया था। वो सारे कज़न मिल गए, उन्होंने अपने बाप को कहा कि आपने गलत फ़ैसला किया था, हम इतनी बड़ी फोर्स हैं, हमने मिलके इस कारोबार को बढ़ाना है। फिर दोबारा मिल गए। मिलने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन लम्स के एक प्रोफेसर ने बनाया, उनके लिए उनकी मदद करी। आज हर चीज़ उन्होंने लिख दी है, जो बच्चा काम करेगा उसको कितने पैसे मिलेंगे, जो नहीं काम करेगा, और वो बात कि पहला बच्चा जो है अगर काबिल नहीं है तो उसको कुछ पैसे दे दिए जाएँ, गाड़ी दे दी जाए, बीवी को खुश कर दिया जाए कि भाई तुम शॉपिंग वॉपिंग कर लेना, और बाकी जो है वो काम करने तो उनको, ताकि वो कमा के लाएँ तो तुम ब्रांडेड पर्स ख़रीद लेना। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, मगर स्टार्टिंग पॉइंट नियत है। तो आपने बहुत अच्छी बात की, मैंने इसलिए ऐड किया कि DPSF भी इस सिलसिले में एक काम अभी शुरू करने जा रहे हैं तमाम फैमिलीज़ के साथ। और ये कोई एक फैमिली का, कोई 2 फैमिली का एक सोल्यूशन नहीं होगा, हर फैमिली का अलग होगा। लेकिन यहाँ जितने भी डिसीजन मेकर बैठे हुए अपनी फैमिली के, पहला काम वो ये कर लें नियत कि हमने बनाना है, वो फैमिली काउंसिल वाली बात कि हमने ये काम करना है। फिर तो शायद कुछ काम हो जाए, लेकिन नियत ना हुई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जो ये ख़ानदानों के अंदर ये जो जब बैठते हैं ना, सबसे बड़ा इख्तिलाफ वहीं शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट सबको मिला के बिठा के बात करने का है। एक और मैं फैमिली का बताऊं, बहुत बड़ी फैमिली है कराची की। उन्होंने एक बाहर से बुलाया कंसल्टेंट, 50 लाख रुपए उसको दे के पूरा फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। उसका एक हिस्सा ये था कि ख़वातीन जो हैं वो कभी फैमिली के बिज़नेस में नहीं आएंगी। अभी 3 साल हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को चलते हुए। एक भाई की बीवी ने कहा मैं तो कारोबार में आऊँगी, वही कॉन्स्टिट्यूशन टूट गया। क्या किया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन को टूटने नहीं दिया, रीराइट किया और कहा कि ठीक है, अब रियलिटी ये है कि लड़कियों को आने देते हैं कारोबार में, जो काबिल हैं आने दें उनको। तो चनाचे इस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, लेकिन अपनी असली हया में नहीं चल रहा। मैं अमेंडमेंट पे एक और बात बताऊँ, एक मेमन फैमिली को मैं जानता हूँ, उनका 80 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था गुजरात में, और वो गुजराती ज़बान में था, आज तक चल रहा है। बच्चे आ गए तो उनको गुजराती नहीं आती थी, उनके लिए अंग्रेज़ी में लिखा गया, और हर 4 साल में अमेंडमेंट होती है, सारे बैठ जाते हैं, इसलिए वो चल रहा है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बहुत शुक्रिया सईद साहब। Before the closing remarks, we have 2 announcements. If you have any other questions, we have the email addresses of both of our speakers. I would like to have, if they can be displayed over the screen. तो आप लोग उसकी तस्वीर ले लें, और कोई भी सवाल हो तो आप इनसे दोनों स्पीकर से ग्रेजुअली कर सकते हैं। HRC के विजिटिंग आवर्स भी आपको विशाल बता देगी, तो वो भी उसमें भी आप लोग विजिट कर सकते हैं HRC के ऑफिस में। We would be very honored to have the chairman Town Municipal Corporation Jinnah Town, Mr. Rizwan Abdul Sami with us. तो रिजवान भाई, HRC का इंट्रोडक्शन तो आपके पास फॉर्मली है, फिर भी वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आपके पास एनी अदर केसेस ऑफ मीडिएशन जो भी आएँ तो वो आप फॉर्मली उसको HRC की तरफ जो है वो फॉरवर्ड करें। विशाल से जब भी हमारी बात होती है वो ये कहती हैं कि हमारे पास कोई मीडिएशन का केस आए तो उसका जो काउंटर पार्ट होता है दूसरा, वो हमारे पास अपीयर नहीं होता। So if we could have the support of the government, like you people on board, so we can bring the people, the counterparts to the table. Thank you so much.
प्लीज़ क्योंकि हमें ये जगह बिल्कुल क्लोज करनी है तो थोड़े दिन तो वी वुड लाइक टू हैव द क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DPSF. मैडम राहिबा, वुड यू प्लीज़ give us the closing remarks. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. I would just take a minute to thank you all. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त का थोड़ा सा हिस्सा DPSF को और HRC को हमारे इस इनिशिएटिव को दिया. Awareness is not just about learning, you have to spread it. So I would request you all कि आप घर जाएं तो अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में HRC की थोड़ी अवेयरनेस करें, लोगों को बताएं कि इट्स अ बेटर ऑप्शन, बेटर देन कोर्ट. आपको सालों नहीं लगेंगे, यू कैन कम, वी हैव एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड. विशाल होती हैं हमारे पास, राना साहिबा होती हैं. तो प्लीज़, थैंक यू सो मच, स्प्रेड द वर्ड. बहुत शुक्रिया आप सबका.